नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम सभी का स्वागत करते हैं। आज हम सीधे एक ऐसे मुद्दे की गहराई में उतरने वाले हैं जो सीधे तौर पर हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़ा है। हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में हुए उस विशाल और बेहद विवादास्पद वोटर रोल रिवीजन की, जिसने लाखों लोगों को एक अजीब सी कश्मकश में डाल दिया है। इस पूरे एक्सप्लेनर के दौरान हम डेटा और फैक्ट्स के आधार पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस पूरे सिस्टम के पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत करते हैं 2 अप्रैल 2026 की एक बेहद हैरान कर देने वाली घटना से। सोचिए, मालदा में नेशनल हाईवे नंबर 12 पर बांस और जलते हुए टायरों का बैरिकेड लगा दिया गया। सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए और उन्होंने वीडियो ऑफिस के अंदर 7 जजों को पूरे 9 घंटे तक बंधक बनाए रखा। अब सवाल उठता है कि जजों को 9 घंटे तक बंधक क्यों बनाया गया? इसका जवाब वाकई चौंकाने वाला है। ये प्रदर्शनकारी कोई अपराधी नहीं थे। ये हमारे और आपके जैसे आम नागरिक थे, शिक्षक, किसान, दुकानदार, जिनका नाम अचानक वोटर लिस्ट से गायब कर दिया गया था। निराशा और गुस्से ने हालात को इस कदर बिगाड़ दिया था। तो चलिए सबसे पहले इस मिसिंग मिलियंस यानी गायब हुए लाखों वोटर्स के मुद्दे को समझते हैं। आखिर ये समस्या कितनी बड़ी है? 61 लाख। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस पूरी एक्सरसाइज में 61 लाख लोगों का नाम वोटिंग लिस्ट से डिलीट कर दिया गया है। अगर हम इसे प्रतिशत में देखें तो ये राज्य की कुल वोटिंग आबादी का 8% से ज्यादा है। इसे ऐसे समझिए कि पश्चिम बंगाल में हर 6 में से 1 वोटर इस रिवीजन से सीधे तौर पर प्रभावित हुआ है। ये कोई छोटी मोटी क्लर्क की गलती नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा और व्यापक बदलाव है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये सब हो कैसे रहा है। इसके पीछे की जो सरकारी प्रक्रिया है उसे SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कहा जाता है। लेकिन इस बार जो सबसे अजीब चीज हुई है वो है एक नए कैटेगरी का बनना। इसे सस्पेक्टेड वोटर या अंडर एजुकेशन कैटेगरी नाम दिया गया है। ये एक ऐसा लिम्बो है, एक ऐसी अधर में लटकी हुई स्थिति है जहां ना तो आपका नाम कंफर्म है और ना ही डिलीट हुआ है। और सबसे चौंकाने वाली बात, इस नई और संदिग्ध कैटेगरी में 60 लाख और लोगों को डाल दिया गया है। चलिए इस पूरे मामले की थोड़ी और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि इसका असर किन पर पड़ा है। अगर आपको लगता है कि यह समस्या सिर्फ आम या गरीब लोगों तक सीमित है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस सिस्टम की खामी ने किसी को नहीं बख्शा है। कारगिल युद्ध के वेटरन मोहम्मद द्वाल अली, जिन्होंने देश के लिए लड़ाइयां लड़ी, उन्हें भी सस्पेक्टेड मान लिया गया। रिटायर्ड हाई कोर्ट जज जस्टिस शहीदुल्लाह मुंशी का नाम लिस्ट से डिलीट कर दिया गया। विश्व कप विजेता क्रिकेटर ऋचा घोष और तो और जो अधिकारी खुद इस रिवीजन को कर रहे हैं यानी बूथ लेवल ऑफिसर्स, उन्हें ही सस्पेक्टेड वोटर्स की लिस्ट में डाल दिया गया। यह साफ दिखाता है कि सिस्टम के अंदर कितनी बड़ी गड़बड़ी है। अब आते हैं इस डिलीशन के मूल कारण पर, जो है एक बिना टेस्ट किया गया एल्गोरिदम। जरा चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी के इस बयान पर गौर कीजिए। उनका साफ कहना है कि उन्हें कोई अंदाजा ही नहीं था कि ये सॉफ्टवेयर 95% सटीक था या केवल 60% सटीक। जरा सोचिए, एक ऐसे एल्गोरिथम को लाखों लोगों के अधिकारों का फैसला करने के लिए लगा दिया गया जिसका कभी ठीक से परीक्षण ही नहीं हुआ था। ये बयान मशीन पर किए गए उस अंधे भरोसे को उजागर करता है जिसकी वजह से इतनी बड़ी अव्यवस्था फैली है। और इस बिना टेस्ट किए गए सॉफ्टवेयर का नतीजा क्या हुआ? 24 मार्च की शाम को एक ऐसा भयंकर टेक्निकल ग्लिच आया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। इस सॉफ्टवेयर ने एक ही झटके में पश्चिम बंगाल के पूरे 7 करोड़ वोटर्स को सस्पेक्टेड कैटेगरी में डाल दिया। हालांकि बाद में इस गलती को सुधारकर सिस्टम रीसेट किया गया, लेकिन यह घटना इस बात का पक्का सबूत है कि जिस तकनीक के भरोसे इतना बड़ा चुनाव होने जा रहा था वो कितनी अनस्टेबल और अस्थिर थी। ये सॉफ्टवेयर लोगों को किस आधार पर फ्लैग कर रहा था, ये देखना और भी दिलचस्प है। अगर किसी के नाम की स्पेलिंग में ओ की जगह गलती से यू लिखा है तो वो व्यक्ति संदिग्ध है। अगर किसी पुराने रिकॉर्ड में जेंडर गलत दर्ज हो गया है या फिर माता पिता और बच्चे की उम्र में 15 साल से कम या 45 साल से ज्यादा का अंतर है, तो भी आप सस्पेक्टेड हैं। मतलब गांव देहात के पुराने दस्तावेजों में होने वाली आम टाइपिंग मिस्टेक्स के लिए आज इस कठोर सॉफ्टवेयर द्वारा नागरिकों को सजा दी जा रही है। लेकिन बात सिर्फ टेक्नोलॉजी के फेल होने की नहीं है। प्रशासन के स्तर पर भी काफी कुछ ऐसा हुआ जो सवालों के घेरे में है। स्थानीय अधिकारियों को बाकायदा आधिकारिक लिखित आदेश देने के बजाय व्हाट्सएप के जरिए निर्देश दिए गए। उन्हें बताया गया कि ऑफिशियल डेडलाइन खत्म होने से पहले ही वो वोटर्स को एब्सेंट मार्क कर दें। अब आप ही बताइए, जब व्हाट्सएप मैसेज आधिकारिक चुनाव नियमों की जगह ले लें तो प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल तो उठेंगे ही ना। अब रुख करते हैं कुछ अहम डेटा और उसमें छिपी विसंगतियों यानी डिस्क्रिपेंसीज की ओर।
और ये शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे शुरुआती राजनीतिक दावे और जमीनी हकीकत एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। शुरुआत में कहा गया था कि इस रिवीजन का मकसद अवैध अप्रवासियों को हटाना है, लेकिन अगर हम डेटा देखें तो मुस्लिम बहुल इलाकों में अनमैप्ड वोटर्स का प्रतिशत 1% से भी कम है। इसके बिल्कुल उलट हिंदू, दलित, शरणार्थी क्षेत्रों यानी मतुआ समुदाय वाले इलाकों में यह दर सबसे अधिक 9.77% के करीब है। ये डेटा पूरी तरह से उस शुरुआती नैरेटिव का खंडन करता है। अब इस इन्वेस्टिगेटिव डेटा पर नजर डालिए। राज्य के जिन 10 जिलों में सबसे ज्यादा सस्पेक्टेड वोटर्स हैं, उनमें से 9 में अल्पसंख्यक आबादी को असंगत रूप से यानी बहुत ज्यादा फ्लैग किया गया है। उदाहरण के लिए कोलकाता पोर्ट को ही ले लीजिए। वहां अल्पसंख्यक आबादी 50% है, लेकिन सस्पेक्टेड लिस्ट में उनकी हिस्सेदारी 82% है। इसी तरह मिठिया ब्रूज और भवानीपुर के आंकड़े भी बिल्कुल यही कहानी बयां करते हैं। इस चीज को थोड़ा और माइक्रो लेवल पर समझते हैं। रानीनगर विधानसभा क्षेत्र के एक ही इलाके में जहां एक ही सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हुआ, वहां हिंदू बहुल बूथों पर केवल 3% वोटर्स को फ्लैग किया गया, लेकिन ठीक उसी इलाके के मुस्लिम बहुल बूथों पर यह दर 35% से लेकर 58% तक पहुंच गई। आखिर एक मशीन अलग अलग जनसांख्यिकी वाले बूथों पर इतने अलग नतीजे कैसे दे सकती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जाहिर है, जब इतने बड़े पैमाने पर आंकड़े सामने आएं तो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तो होंगे ही। इस पूरे मुद्दे पर दो बिल्कुल अलग राजनीतिक दावे सामने आ रहे हैं। एक तरफ सत्तारूढ़ राष्ट्रीय पार्टी का दावा है कि अवैध अप्रवासियों को बाहर करने के लिए ये रिवीजन प्रक्रिया बेहद जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी पलटवार करते हुए कह रही है कि राष्ट्रीय पार्टी जानबूझकर अवैध तरीके से दूसरे राज्यों के वोटर्स को लिस्ट में जोड़ रही है। हमारा उद्देश्य यहां किसी का पक्ष लेना नहीं है, बल्कि सिर्फ ये दिखाना है कि कैसे एक ही प्रक्रिया को दो अलग अलग नैरेटिव बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसी बीच एक फॉर्म 6 विवाद भी खड़ा हो गया है। आरोप है कि नए वोटर्स को जोड़ने के लिए एक ही दिन में 30,000 फॉर्म जमा किए गए। एक मामले में तो एक राजनीतिक कार्यकर्ता को एक साथ 400 फॉर्म ले जाते हुए पकड़ा गया, जबकि नियम बिल्कुल साफ है कि कोई भी एजेंट एक दिन में केवल 50 फॉर्म ही जमा कर सकता है। वैसे आपको बता दें कि बिल्कुल इसी तरह के बल्क फॉर्म सबमिशन के आरोप पहले दिल्ली और महाराष्ट्र के चुनाव में भी लग चुके हैं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सांख्यिकी संयोग या कहिए स्टैटिस्टिकल कोइंसिडेंस है। 2021 के राज्य चुनाव में जो जीत का अंतर था वो लगभग 60 लाख वोटों का था, और अब हाल ही में जिन लोगों को वोटर लिस्ट से हटाया गया है या सस्पेक्टेड कैटेगरी में डाला गया है, उनकी संख्या भी बिल्कुल इसी 60 लाख के आंकड़े के आसपास बैठती है। अब ये सिर्फ एक संयोग है या कुछ और, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये नंबर निश्चित रूप से हमारा ध्यान खींचता है। चलिए अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर, डेटा की लड़ाई। ये सारी सच्चाई जनता के सामने आई कैसे? सच कहूं तो आधिकारिक चैनलों से ये डेटा निकालना बिल्कुल भी आसान नहीं था। स्वतंत्र सत्यापन को लगभग असंभव बनाने की पूरी कोशिश की गई थी। जो फाइलें मात्र 1 MB की होनी चाहिए थी, उनका साइज बढ़ाकर 228 MB कर दिया गया। जो PDF दी गई वो स्कैन की हुई थी और उन्हें सर्च नहीं किया जा सकता था। ऊपर से ऑटोमेशन को रोकने के लिए उन पर कैप्चा लगा दिए गए और करीब 10% डेटा को वाटरमार्क से छिपा दिया गया। ये तो उन शोधकर्ताओं की मेहनत है जिन्होंने दिन रात एक करके 3.5 लाख रिकॉर्ड्स को मैन्युअली डिजिटाइज किया और ये अहम डेटा हमारे और आपके सामने रखा। अब आखिर में बात करते हैं कि जिन नागरिकों का नाम कटा है वो अपना वोट वापस पाने के लिए क्या कर रहे हैं। अपना वोटिंग अधिकार वापस पाने के लिए नागरिकों के पास कुछ तय आधिकारिक प्रक्रियाएं हैं। पहला कदम है चुनाव आयोग के ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपना स्टेटस वेरीफाई करना। अगर वहां नाम नहीं मिलता तो दूसरा कदम है ECI नेट पोर्टल के जरिए ऑनलाइन अपील दर्ज करना। और अगर ऑनलाइन संभव ना हो तो तीसरा विकल्प है अपने स्थानीय प्रशासनिक कार्यालयों में जाकर ऑफलाइन अपील करना। यही वो रास्ते हैं जो चुनाव से पहले लोगों के पास बचे हैं। तो सबसे अहम और परेशान करने वाला बिंदु ये है, जो लोग पूरी ईमानदारी से नियमों का पालन कर रहे हैं उनके सामने एक बहुत बड़ा प्रशासनिक बैकलॉग खड़ा है। देखिए, 27 लाख से ज्यादा वोटर्स डिलीट किए गए हैं। उनमें से 2 लाख से ज्यादा लोग बाकायदा अपील भी कर चुके हैं। लेकिन आपको पता है अब तक कितनी ट्राइब्यूनल हियरिंग पूरी हुई हैं? सिर्फ 2। जी हां, आपने सही सुना, सिर्फ और सिर्फ 2। ये आंकड़ा उस भारी प्रशासनिक रुकावट को दर्शाता है जिसका सामना आम जनता कर रही है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को देखने के बाद एक बहुत ही गंभीर सवाल हमारे सामने आता है। जब बिना टेस्ट किए गए कोड और छिपाए गए डेटा से ये तय होने लगे कि कौन वोट देगा और कौन नहीं, तो असल में हमारे लोकतंत्र का भविष्य तय कौन कर रहा है?
इस पूरे मामले पर 13 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में एक बेहद अहम सुनवाई होने वाली है। जो कोई भी एक पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया में विश्वास रखता है, उसे इस सुनवाई के नतीजों का बेसब्री से इंतजार रहेगा। इस मुद्दे पर अपनी नज़र जरूर बनाए रखिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।